2 साल पहले कभी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया था और यहाँ तक कि इनके ऑफिस, इनका सिंबल, पार्टी का जो बंगला छाप था रामविलास पासवान ने बनाया था और यहाँ तक कि रामविलास पासवान की पुरानी घर जो दिल्ली में थी उसको भी छीन लिया और चिराग पासवान को वहाँ से बेदखल कर दिया गया था। अब चिराग पासवान ने 2 साल में मेहनत किया, भीड़ इकट्ठा की, उस भीड़ से प्रभावित होकर बीजेपी ने मजबूरन इन्हें 5 सीट दिया इनके ताकत को देखते हुए। क्या मैं सही हूँ? हम लोगों के परिश्रम को, संघर्ष को और संयम को, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं मानता हूँ कि राजनीति में संयम, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इम्पेशेंट नहीं हुए, धैर्य कभी नहीं खोया, संयम के साथ आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते गए और उसको सम्मान मिला है। आपकी पार्टी को तोड़ा था बीजेपी ने, फिर वही बीजेपी ने अपनी गलती सुधारी और उनको लगा कि नहीं, चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, इसीलिए 5 सीट दिया है। और क्यों पार्टी तोड़ा था उस समय? क्या आपको कोई जानकारी मिल पाई, कोई भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात हुई? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेता मिलकर आपके 5 सांसदों को लेकर गए ओम बिरला स्पीकर के यहाँ और उसके बाद अचानक से आपको पता चलता है कि आपकी पार्टी टूट चुकी है और आप पैदल कर दिए गए हैं। बिल्कुल भाई, मेरी पार्टी को मेरे अपनों ने तोड़ा। मैं किसी दूसरे तीसरे पे उंगली उठा ही नहीं सकता हूँ अगर मेरे अपने मेरे साथ होते। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ सकती। मेरे अपनों ने ना सिर्फ पार्टी को तोड़ा, परिवार ने तोड़ा। हैविंग सेड दैट, मैं इन तमाम चीज़ों से जूझता, उलझता, संघर्ष करता मैं बहुत आगे निकल आया हूँ। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, वहाँ पर मेरा ध्यान केंद्रित है। 2.5-3 साल पहले जो हुआ नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों से लड़ते, संघर्ष करते, संयम बरतते हम लोग यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है उसी बात का सम्मान गठबंधन के द्वारा भी दिया गया है। 5 सीटें मिली आपको, जिसका अनुमान था आपको कि 5 सीटें मिलेंगी? आज से 3 साल पहले कहूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं ही कहीं से चुनाव लड़ने की हैसियत रख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी हर जगह। चिराग पासवान अब समाप्त हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका जिक्र कभी दोबारा नहीं होगा, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। बट हाँ, इन 3 सालों में बिना इस बात की कोई उम्मीद रखे कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने वाला है, हम लोग सिर्फ कार्य करते गए, परिश्रम करते गए। हाँ, बट उम्मीद ज़रूर थी कि जो मेहनत हम लोगों ने की है उसका उचित सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए और वो दिया गया। आप तो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। आपके चाचा पशुपति पारस जी जो हैं वो रामविलास पासवान जी के लक्ष्मण के रूप में थे, तो फिर चाचा ने ऐसा किया क्यों और वो अडिग रहे? और आप क्या आश्चर्यचकित हैं कि चाचा 2 साल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे फिर भी उन्हें 1 सीट भी नहीं मिली? मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, मेरा ध्यान भी उस तरफ केंद्रित नहीं था। मुझे नहीं पता कि गठबंधन में ये फैसला क्यों लिया गया। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी फैसले को लेने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है गठबंधन में जो उचित लगा उस हिसाब से तमाम सहयोगियों का समावेश इसमें किया गया है। तो चाचा कह रहे हैं कि अभी भी वो एनडीए के साथ हैं, तो क्या, लेकिन उन्हें 1 सीट भी नहीं मिली। उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी चाचा की पार्टी दोबारा से फिर से घर वापसी कर ले और मर्ज कर ले पार्टी को? देखिए, मैं कोई नहीं होता ये सारी बातें कहने वाला, या मैं कोई नहीं होता इन बातों पे कोई टिप्पणी करने वाला। मैं जिस परिवार से आता हूँ, परिवार के बड़े ये फैसला करते हैं। परिवार से अलग होने का फैसला भी उन्हीं का था। जब आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला जब उनसे पूछा जाता है तो नेवर 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 ये भी जवाब उन्हीं का ही रहा है। तो ऐसे में देखिए, मेरा सिर्फ राजनीतिक विषय ही नहीं है, मेरा पारिवारिक विषय भी है। तो इसमें मेरे परिवार के कई और सदस्य, कई और बड़े, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फूफा हैं, सब लोग हैं जो उस वक्त दुखी थे, पीड़ा में थे, जिनको तकलीफ़ हुई थी उनके इस फैसले से। तो ऐसे में कोई भी फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता और अभी ऐसा फैसला लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रयास वहाँ से किया भी नहीं गया। और आप भी प्रयास नहीं करेंगे? मैंने तो प्रयास करके देख लिया। मैं तो जिस दिन ये हुआ था उसी दिन, उसके अगले दिन ही मैं गया था। मैं टाइफाइड में था, मेरे हाथ में कैंडुला लगा हुआ था। 1.5 घंटे तक अपने ही घर के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा रहा था। वो मेरा भी घर था ना, वहीं पे मेरा भी बचपन बीता था।
भाई हम लोग के यहाँ अलग अलग घर तो होते नहीं हैं, हम तो चाचा भी नहीं बोलते, हम तो मझले पापा बोलते हैं, छोटे पापा बोलते हैं। तो मेरा भी घर था। 1.5 घंटे तक मैं खड़ा रहा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर जाता हूँ, चाची मिलती हैं, उनके मैं पाँव छूता हूँ, वो कदम पीछे खींच लेती हैं और बोलती हैं तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को ऐसा बोल सकती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ऐसी परिस्थिति में अच्छा हो रहा है। तो मैंने तो प्रयास किया। और हाल फिलहाल में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का भी मैं जिक्र करता हूँ, नाम लेकर मैं बोलता हूँ। नित्यानंद राय जी आए थे मेरे पास इस प्रस्ताव को लेकर कि आप चलिए, आपके चाचा हैं, आप जाकर आप उनसे मुलाकात कीजिए। वो आएंगे, वो भाभी से मुलाकात करेंगे। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था, मैंने हामी भरी थी। और वो यही प्रस्ताव लेकर वो गए कि चिराग आपके पास आते हैं, आप चलिएगा भाभी से मिलने। तो नेवर नेवर नेवर, हाजीपुर सीट पर अटिक रहे। आखिर तक। रिजल्ट ये हुआ कि एक भी सीट नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो आपका जो सिंबल था, ऑफिशियल सिंबल बंगला, जो रामविलास पासवान ने जिस सिंबल की कीर्ति की थी, तो क्या आप बंगला चाहेंगे कि फिर से आपकी पार्टी को मिल जाए? बंगला छाप अभी हेलीकॉप्टर है। देखिए बिल्कुल, चुनाव आयोग में हम लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली हम लोगों ने वहाँ पे रखने का काम किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि चुनाव आयोग तमाम परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा। और ऑलमोस्ट हियरिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, अब हम लोग को भी फैसले का ही इंतज़ार है। इस चुनाव में हो पाएगा? मैं तो उम्मीद करूंगा, मेरी तो ये भी उम्मीद थी कि मैं बंगले पर ही मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़े, मेरी तो उम्मीद ये भी थी। बट हाँ, चुनाव आयोग की एक अपनी प्रक्रिया है, एक अपनी लीगल टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द वो पुराना पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल हम लोग को वापस मिलेगा। दूसरी बात कि आप नीतीश जी से मिले अभी, उनसे काफ़ी आपके रिश्ते विवादित रहे। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा। विवादित रिश्ते रहे हैं। आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अपना एक नारा भी है। उनके मुद्दों से आप वाकिफ़ नहीं रखते हैं, जिस तरीके की नीति है उनकी। तो मैंने देखा कि बड़ा ही सहज भाव से वो आपको आशीर्वाद दे रहे थे। तस्वीरें जो आई सामने, तो क्या सारी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री हैं, इस नाते मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। और प्रकाश भाई, आपसे छुपा नहीं है, मैंने हर सार्वजनिक मंच पे हमेशा उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। और उन्होंने भी हमेशा अपनेपन से मुझे आशीर्वाद भी दिया है। उस दिन भी वैसी ही मुलाकात थी, मैं मिला, उन्होंने गले लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया। आज की तारीख में हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों की प्रायोरिटी और राजनीति में प्राथमिकताएं तय करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित के ऊपर कुछ नहीं होता है, और उसके बाद गठबंधन का हित बचे तो आपके दल का हित, और उसके बाद कुछ बच जाए तो आपका व्यक्तिगत हित हो सकता है। मैं मानता हूँ राष्ट्र हित में मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए ये गठबंधन का इंटैक्ट मजबूत रहना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी दो घटक दल आपस में अगर भिड़ते हुए दिखे या मतभेद दो दलों के बीच में दिखे, तो उसका नुकसान ही गठबंधन को होगा और लाभ विपक्ष ले जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी से मेरे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के तमाम सदस्य, मेरी पार्टी के तमाम सदस्य बड़े लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए हम सब एक साथ एक मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैसे 40 की 40 सीटें बिहार से जिताकर भेजें, उसको लेकर रणनीति पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इस बार एनडीए जो है 400 पार करेगी, लेकिन यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए का सफाया होगा, हम लोग 35 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद पर करारा प्रहार किया है। और यहाँ पर बिहार में हम देख रहे हैं कि लालू जी के परिवार से एक के बाद एक उनके बच्चे अब राजनीति में कूद रहे हैं। ये दावे विपक्ष हमेशा से करता आया है। 14 में भी हम लोगों ने यही दावे सुने थे कि ये लोग खाता भी नहीं खोल पाएंगे बिहार में। 19 में तो बहुत बढ़ चढ़ कर ये दावे किए गए थे, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि संभवतः वो गठबंधन भी थोड़ा मजबूत है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे सहयोगी मजबूत जो हम लोग के गठबंधन में इस बार है, उस वक्त उस तरफ थे, तो उन लोगों को लगता था कि वो गठबंधन मजबूत है। उस वक्त भी वो दावे करते थे। भाई, मैं स्टैट्स पे काम करता हूँ, मैं डेटास पे मैं काम करता हूँ, मैं उसका अध्ययन करता हूँ। 2019 में मात्र 3 दल थे, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। हम तीनों दल ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी। और इस बार हम लोग के साथ 2 और मजबूत दल जुड़े हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि पिछली बार से बड़ी जीत क्यों? क्योंकि एक सीट हम लोग चूक गए थे,
39 सीटें हम लोग जीते थे, किशनगंज की सीट हम लोगों से रह गई थी। इस बार वो भी जीतेंगे और 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आप लोग के चुनाव प्रचार के? रोजगार और डेवलपमेंट तो है ही, उसके अलावा आपका अपना प्लान कुछ है? बिल्कुल, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे मैं काम करता हूँ, बिहारी हूँ, बिहार का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ भारत की संसद में। हमेशा बिहार से जुड़े विषयों को उठाने का कार्य करता हूँ और जो मेरी सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित राज्य बनाना, इसको तो ज़रूर मुद्दे में हम लोग रखेंगे ही। बाकी मेरे प्रधानमंत्री जी की एक अपनी गारंटी है, मोदी की गारंटी, जिस पे दुनिया, हाँ सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, देश तो विश्वास करता ही है, दुनिया भी मोदी की गारंटी का जिक्र करती है। तो ऐसे में मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मोदी की गारंटी, ये तमाम विषय और तमाम घटक दल जब एक साथ आकर इन विषयों को रखेंगे, और बिहार में एक लंबे समय के बाद प्रकाश भाई डबल इंजन की सरकार मिली है, ये बिहार की एक विडंबना रही है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विरोधाभास की सरकारें रहीं। जब यहाँ पे एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की होती थी, जब वहाँ पे एनडीए की बनी तो यहाँ पे महागठबंधन की बनी। तो ये डबल इंजन की सरकार, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने देखा, जिस तीव्र गति से विकास उत्तर प्रदेश कर रहा है, वो डबल इंजन की वजह से वो बल राज्य को मिलता है। मुझे लगता है कि जब अब देश में प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हैं, और वो सिंक में हैं, दोनों एक सोच की सरकार है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में विकास को और गति मिलेगी। मेरा ये सवाल है कि हर पार्टी जो है क्लेम करती है कि यूथ को वो टिकट देंगी। पहली बार हमने देखा है कि एक राजनीतिक दल, आप भी युवा हैं, 5 सीटें मिली, आपने कई युवाओं को, महिला भी हैं उसमें, पुरुष भी हैं, अच्छा समावेश किया है। ये मेरी प्राथमिकता में था। मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट मैं मानता हूँ मेरा भी एक MY समीकरण है महिलाओं और युवाओं का। मैं मानता, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता, बट मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं, वो किसानों को एक जाति मानते हैं, जात पात से उठकर वो भी सोच रखते हैं। ऐसे में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाइए, मेरे हर नाम के आगे युवा बिहारी लिखा हुआ है। तो जब मैं युवा बिहारियों की बात करता हूँ और मैं प्रतिनिधित्व ही नहीं दूँ, उनको मैं मौका ही नहीं दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ मैं गलत करूँगा। ऐसे में मेरी सोच में ज़रूर था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं मौका दूं चुनाव लड़ने का। मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से भी नहीं हूं जो अपने समकक्ष को बढ़ने से रोकते हैं इस डर से कि कहीं वो उनसे आगे ना निकल जाएं। बट जिन युवाओं को मैंने मौका दिया, उनमें आप देखिए पढ़े लिखे युवा हैं, शांभवी हैं, आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, राजेश की देखिए, अरुण भारती जी हैं जिनकी पूरी काबिलियत को समाहित कर दिया जाता है ये कहकर कि वो मेरे जीजा हैं, बट आप उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, लंदन से पढ़ के आए, MBA की डिग्री है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनकी माँ का बिहार की राजनीति में एक अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में अनुभव है, वीना जी हैं, वो दूसरी बार की सांसद इस बार बनेंगी। तो ये तमाम चीज़ों का, महिलाओं का, नारी बंधन अधिनियम इसी बार हम लोग सत्र में हम लोग लेकर आए थे, विशेष सत्र उसके लिए बुलाया गया था, 33% की बात हुई थी, 40% हम लोगों ने दिया, 5 में से 2 सीटें हम लोगों ने महिलाओं को दी। तो ऐसे में कल को जब ये लोग जाएंगे भारत की संसद में, ये वो सही चेहरा है बिहार का जो दिखना चाहिए। कल को जब शांभवी बोलेंगी, राजेश बोलेंगे, अरुण भारती बोलेंगे, तो ये वो चेहरे हैं जो बिहार के दिखने चाहिए, जो बिहार को रिप्रेजेंट करने चाहिए। बिहार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बट जब ऐसे वेल लर्नड, वेल एजुकेटेड यंगस्टर्स आएंगे और बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, तो देश में ही नहीं दुनिया में बिहार की एक खूबसूरत छवि देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं। दूसरा सवाल, लास्ट सवाल ये है कि रामविलास जी की सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर से, पहली बार, 2 बार जमुई से लड़े, पहली बार आप लड़ रहे हैं। क्या रामविलास जी के विनिंग रिकॉर्ड को आप तोड़ना चाहेंगे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया था उनका 1977 में। मैं पापा ये बात कहते थे, एंड आई थिंक आपसे भी उन्होंने कई बार ये बात कही होगी और ऑन रिकॉर्ड भी है, वो हमेशा ये कहते थे कि एक पिता को सबसे ज़्यादा गर्व तब होता है जब उसका बेटा या उसका बेटी उससे आगे निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर पाया तो सबसे ज़्यादा खुश पापा ही होंगे। चिराग पासवान जी, 10 साल पहले मैं आपसे मिला था, यहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट इंटरव्यू किया था, तब मैं दूसरे संस्थान में था, और तब के चिराग पासवान और आज के चिराग पासवान में मैं काफ़ी अंतर देखता हूँ, सकारात्मक अंतर, और उम्मीद है कि आपको कैंपेन ट्रेल में हम फिर से पकड़ेंगे और एक लंबा इंटरव्यू करेंगे। और थैंक यू। पटना से प्रकाश सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट, कुंदन के साथ।